जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएसआई के मूल विधि एवं संविधान का। समान हिंदी को तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें हम बात करेंगे मूल विधि एवं संविधान के कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं उसको देखेंगे। आप इस मॉक टेस्ट को एक बार ध्यान से देखिएगा, आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मूल विधि एवं संविधान, मूल विधि एवं संविधान। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत कला भवन का संग्रहालय स्थित है। भारत कला भवन का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो स्थित कहाँ पे है बताइए? तो स्थित है आपका वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। भारत कला भवन संग्रहालय का भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। देखिए इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1920 को। कब होती है? 1 जनवरी 1920 को होती है। इस संस्थान के प्रथम आजीवन सभापति कौन थे? प्रथम आजीवन सभापति, इस संस्थान के प्रथम आजीवन सभापति कौन थे? तो वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इनके भाई थे अविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। और इस भवन का उद्घाटन किसने किया था? इस भवन का उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में। देखिए भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये आपका वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। भारत कला भवन की स्थापना कब होती है? तो आपका होता है 1 जनवरी 1920 को। 1 जनवरी 1920 को। इस संस्थान के प्रथम आजीवन सभापति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इस संस्थान के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इस संग्रहालय की उत्पत्ति और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पद्म विभूषण राय कृष्णदास को। किसको दिया जाता है? पद्म विभूषण राय कृष्ण दास को दिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस संस्थान के वर्तमान भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो वर्तमान भवन का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में। यह किस श्रेणी का संग्रहालय है? यह किस श्रेणी का संग्रहालय है बताइए? तो यह राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय संग्रहालय है। राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय संग्रहालय है। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार यह कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपका उन्नाव जनपद में। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव जनपद में स्थित है। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ठीक है, यह जो है रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल भी है। रामसर आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला अगर पूछ ले कि आपसे सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? सांडी पक्षी विहार, तो सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में हो जाएगा। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे बताइए? तो आपका रायबरेली में हो जाएगा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में हो जाएगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में हो जाएगा। संत कबीर नगर में हो जाएगा। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपका यह बहराइच में है। कहाँ पे है? बहराइच में। ये तो याद रखिएगा। याद क्या रखेंगे कि सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? तो आपका हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बहराइच में है। ओके सर, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करा है कि जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होगा? जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? तो जीपीआरएस का जनरल पेमेंट रेडियो सर्विसेज, ये नहीं होगा। जनरल पैकेट होता है। क्या होता है? जनरल पैकेट। तो जनरल पैकेट किसमें है? इसमें है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देखिए, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, ये तो जीपीआरएस का हो गया। अगर आपसे पूछ ले जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसएम का होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ईडीजीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इन्हेंस्ड डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। इन्हेंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। एलटी मतलब क्या होता है? जो आपके मोबाइल टावर होता है ना, टावर होता है तो वहाँ पे एलटीई लिखा होता है, आप ध्यान दिए होंगे। तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आई में जो आपका मोबाइल नंबर होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? 2 IMEI नंबर होते हैं आपके फ़ोन के। एक होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलर। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। चलिए अब ये पूछ रहा है कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है आपका फिलीपींस में। फिलीपींस कहाँ पे है? फिलीपींस है आपका मनीला में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए
अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में है। ADB का ज्ञान विचार संस्थान ADBI, इसका यह कहाँ स्थित है, स्थित है आपका टोक्यो जापान में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। देखिए अक्टूबर 2025 तक ADB के अध्यक्ष कौन थे, तो मसातो कंदा। इसको मिलान करना है आपको, इसको मिलान करना है कि अच्छा देखिए ये कलाकार है और उनकी जो है वाद्य यंत्र है, तो आपको मिलान करना है। अमजद अली खान किसके वादक थे, तो ये थे आपके सरोद के, किसके थे, सरोद के। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके थे, जो आपको पहले आ रहा है उसको मिला लीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी के थे, हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी के थे, है ना। अल्लाह रखा खा किसके थे, अल्लाह रखा खा तो तबला के थे, अल्लाह रखा खा ये आपके तबला के थे। और अली अहमद हुसैन खां किसके हो जाएंगे, तो अली अहमद हुसैन खां हो जाएंगे आपके शहनाई के, किसके हो जाएंगे, शहनाई के। तो ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन इसमें कौन सा हो जा रहा है, 2 पहले आ रहा है 2, तो इसमें भी देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, और बी का 4 है, तो बी का 4 हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाँ देखिए अमजद अली खां सरोद से हैं, अली अहमद हुसैन खां शहनाई से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं, अल्लाह रखा खां ये आपके तबला से हो जाएंगे। देखिए सरोद वादक अमजद अली खां को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वह पद्म विभूषण इनको मिला है। शहनाई के लिए प्रसिद्ध अली अहमद हुसैन खां किस शहर से हैं, ये आपके कोलकाता से हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये बार बार पूछता है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से हैं, ये आपके हो जाएंगे संतूर से हैं। ठीक है। तोताराम शर्मा किसके माने जाते हैं, तो ये पखावज के माने जाते हैं। तोताराम जो शर्मा है ये पखावज के महारथी माने जाते हैं। भारत रत्न से सम्मानित सितार वादक कौन है, तो सितार वादक आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे, पंडित रविशंकर हो जाएंगे। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर यह किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो हिंदू जो वृद्धि दर है ये आपका हो जाएगा GDP से संबंधित है, किससे संबंधित है, GDP से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए हिंदू वृद्धि दर क्या है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वह शब्द है जो भारत की 1950 के दशक से 1980 के दशक तक के दौर की कम आर्थिक वृद्धि का संकेत देता है। इसे अर्थशास्त्री प्रो राजकृष्ण ने गढ़ा। यह आर्थिक वृद्धि दर अर्थात GDP के ग्रोथ से जुड़ा शब्द है, धर्म या जनसंख्या से नहीं, धर्म या जनसंख्या से जुड़ा शब्द नहीं है। ठीक है। GDP इसको बोलते हैं, GDP बोलते हैं किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मापन का, मौद्रिक मूल्यों का मापन है ना, मौद्रिक मूल्यों का मापक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न पूछ रहा है, यही सब प्रश्न पूछा जाता है, यही प्रश्न तो आपको देखकर भागना नहीं है। अक्टूबर 2025 तक GDP का वर्तमान आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है। धीमी वृद्धि को अक्सर किस नीति व्यवस्था से जोड़ा जाता है, तो आपका लाइसेंस परमिट कोटा राज्य के तहत जोड़ा जाता है। उस दौर की आर्थिक वार्षिक GDP वृद्धि दर लगभग कितनी थी उस दौरान, तो करीब 3.5% थी। 1911 के बाद का रुझान क्या रहा, तो उसके बाद था उदारीकरण, संरचनात्मक सुधारों के साथ वृद्धि दर में उल्लेखनीय तेजी। क्या हिंदू वृद्धि शब्द धर्म या जनसांख्यिकी से जुड़ा, अभी हम आपको बताया कि यह नहीं जुड़ा है, यह आर्थिक नीति और अधिक विनिमय से जुड़ी कम GDP के लिए प्रयुक्त लेवल है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था, भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था, यह हुआ था आपका 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1959 को। और किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो राष्ट्रपति हैं भारत के पहले, उन्होंने जो है प्रथम प्रसारण किया था भारत में। ठीक है, याद रहेगा, तो याद रखिएगा। तो भारत में प्रथम टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था, 1959 में। और फिर जो नियमित रूप से टेलीविज़न कब से चालू हो गया, नियमित टीवी का जो प्रसारण है वो कब से फिर चालू हो जाता है, वो चालू हो जाता है 1965 से। 1965 से कहाँ से, दिल्ली क्षेत्र में। ठीक है, दिल्ली क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए और प्रश्न यहाँ पे दिया होगा। देखिए नियमित टीवी का प्रसारण सेवा कब से शुरू हुआ, या शुरू होता है 1965 में दिल्ली क्षेत्र में। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से अलग कब बनता है, तो आपका बनता है 1 अप्रैल 1976 को। ओके, और पहला रंगीन प्रसारण कब हुआ था, यह 15 अगस्त 1982 को हुआ था, 15 अगस्त 1982 को हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। कृषि दर्शन का आरंभ कब माना जाता है, तो कृषि दर्शन का जो आरंभ है ये आपका 26 जनवरी 1967 को माना जाता है, 26 जनवरी 1967 को माना जाता है। दूरदर्शन स्थापना दिवस की तिथि क्या है, तो दूरदर्शन आपका स्थापना हुआ था 15 सितंबर को। दूरदर्शन के किस स्वायत्त निकाय के अंतर्गत संचालित है, आपका प्रसार भारती के अंतर्गत संचालित है, प्रसार भारती के अंतर्गत संचालित है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर के पिताजी कौन है भाई, तो कंप्यूटर के पिताजी भाई साहब चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज। क्यों, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में, चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में
याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में एक डिफरेंस इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल इंजन बनाई, ठीक है, जो एनालिटिकल इंजन को ही जो है आधुनिक रूप में जो सामान्य उद्देश्य उसको आधुनिक अर्थ में सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के रूप में इसको जाना जाता है। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन किसने बनाई? चार्ल्स बेबेज ने बनाई। किसने बनाई? चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए जो इनको जो है प्रायः कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अच्छा, कंप्यूटर की माता जी मतलब मदर ऑफ कंप्यूटर या फिर प्रोग्रामिंग के मतलब जो है प्रोग्रामिंग ऑफ के हेड किसको माना जाते हैं? तो बताइए उनको किसको माना जाता है? एडा लवलेस को, है ना, फीमेल है, उनको माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न यहाँ पे आ जाता है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब होती है? बताइए फटाक से, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब होती है? होती है 1975 में। विंडोज 15 का रिटेल कब लॉन्च हुआ है? आपका लॉन्च हुआ था 24 अगस्त 1995 को। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। पहली वेबसाइट का URL का था, पहली वेबसाइट का URL था http, ठीक है, /info.cern.ch। URL क्या होता है? URL एक लोकेशन होता है, जो लिंक होता है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इन्फोसिस का स्थापना वर्ष क्या है? तो इन्फोसिस का स्थापना वर्ष है 1981। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग को। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत जो है यह किस पर कार्य करता है? बताइए, यह किस पे कार्य करता है? तो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे यह कार्य करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के दो मुख्य हिस्से होते हैं। किससे होते हैं? दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक होता है कोर और एक होता है क्लैडिंग। कौन होता है? एक कोर होता है, एक क्लैडिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर किस स्थान पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। इसमें जो है एक जैसे जो हीरा होता है, हीरा भी चमकता है। तो किस कारण चमकता है? यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। मृग मरीचिका किसको बोलते हैं आप बताइए? तो मृग मरीचिका का जो कारण होता है, यानी कि जैसे रेत में आप जाएंगे, दूर से आपको पानी दिखेगा बट पानी वहाँ पे होता नहीं, जल होता नहीं। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, याद रखिएगा। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के दो प्रमुख हिस्से कौन होते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर के दो हिस्से होते हैं, कोर और क्लैडिंग। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। तनु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में होता है। मृग मरीच का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चिकित्सा में ऑप्टिकल फाइबर का एक प्रमुख उपयोग किसमें है? तो आपका एंडोस्कोपी मतलब फाइबर बंडल से प्रकाश छवि संचारण में। चलिए, इसको आपको बताना है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु, जिनका समस्थानिक किसको बोलते हैं आपको बताना है। समस्थानिक किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। समस्थानिक में क्या होता है ना कि समस्थानिक में जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न होता है, परंतु जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो समान होता है। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। इसमें कह रहा है द्रव्यमान संख्या समान नहीं, द्रव्यमान संख्या इसमें भिन्न होगा, और परमाणु क्रमांक समान होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हाँ यहाँ पे दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा समस्थानिक हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा परंतु परमाणु क्रमांक समान होगा, ठीक है, याद रखिए। देखिए, समस्थानिक ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक समान होती है, पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने से द्रव्यमान संख्या अलग हो जाती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 प्रोटियम हो जाएगा, 1H2 ड्यूटेरियम हो जाएगा, 1H3 ट्रिटियम हो जाएगा। तीनों में Z बराबर 1 है, परंतु A अलग हो जाएगा, ठीक है। नीचे समस्थानिक, ऊपर संभारिक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे नीचे समस्थानिक है, ऊपर संभारिक है। भार क्योंकि ऊपर रहेगा तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा तो भार हो जाएगा, ऐसा समझिए। चलिए अगला कह रहा है कि संभारिक में किस संख्या का अंतर होता है? तो संभारिक में अभी हम आपको बताएं, समस्थानिक में और संभारिक में क्या अंतर होता है कि संभारिक में प्रोटॉनों की संख्या का अंतर होता है, यानी परमाणु क्रमांक अंतर होता है। परमाणु जिसमें द्रव्यमान संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? तो संभारिक होती है। इसका उल्टा समस्थानिक हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑक्सीजन के स्थिर समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो आपका 3 है। रेडियोथेरेपी में किस समस्थानिक का प्रयोग कैंसर उपचार में होता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है रेडियोथेरेपी में समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर क्या है भाई?
इसको आपको बताना। एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर होता है मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर है, ठीक है, याद रहेगा। सेरीकल्चर किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे कहा रहा है सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर है रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन। लैक कल्चर क्या है? लैक कल्चर बोलते हैं लाख कीट का पालन, लाख कीट का पालन यानी कि संवर्धन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, एपियरी, एपियरी किसको बोलते हैं? एपियरी, एपियरी मतलब वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों के छत्ते रखे जाते हैं, वह स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते रखे जाते हैं, बी यार्ड। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? तो इसका नाम एपिस केरेना इंडिका, एपिस केरेना इंडिका। नेशनल बी बोर्ड एनबीबी किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपका कृषि एवं किसान मंत्रालय के अधीन है, किस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए, ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि थोड़ा सा आप परेशान हो जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, तो हड़बड़ाना नहीं, एक दो प्रश्न तो नॉर्मल सी बात है, टफ तो देगा। तो टफ करने का सेंस क्या है कि देखिए 1 अक्टूबर 2025 को जारी रबी विपणन सत्र, रबी विपणन सत्र में 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2585 रुपये कुंटल किया गया, क्या ये बात सही है? 1 अक्टूबर 2025 को जारी रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 क्विंटल किया गया। हाँ, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। इसके तहत चना का एमएसपी 5875 रुपये क्विंटल किया गया, ये भी बात सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए एवं बी दोनों, ऑप्शन ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मसूर का विपणन क्या हो जाएगा? मसूर का एमएसपी क्या हो जाएगा? मसूर का 7000 रुपये प्रति क्विंटल। रेपसीड और सरसों का क्या हो जाएगा? 62 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। किस फसल का है रबी विपणन सत्र 2026-27 में किस फसल की एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो आपका कुसुम में हुआ, यह 600 रुपये प्रति क्विंटल, और नया एमएसपी का हो जाएगा 6540 रुपये प्रति क्विंटल। खरीफ पूछ रहा है, खरीफ विपणन सत्र में धान का एमएसपी कितना होगा? तो 2369 रुपये प्रति क्विंटल। खरीफ विपणन में मक्का का एमएसपी कितना हो जाएगा? तो 24 रुपये प्रति क्विंटल। खरीफ विपणन सत्र में तिल का एमएसपी क्या हो जाएगा? 9846 रुपये प्रति क्विंटल, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अच्छा करंट अफेयर क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2025 को उद्घाटित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ओके सर, याद रखिएगा। कह रहा है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बड़े महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में से एक है, जिसे जो है पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। हाँ, ये बात तो सही है, नवी मुंबई जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है वो पीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है, ये बात एकदम सही है। दीर्घकालिक में इसकी क्षमता 9 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष नियोजित है। फेज 1 में 20 MPPA कार्गो में, फेज 1 में इतना से इतना MTA योजना स्तर पर, यानी कि 0.5 से 3.25 MTA, ये भी बात सही है। यह हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जो वाटर टैक्सी से नहीं जुड़ा होगा, जो वाटर टैक्सी से नहीं जुड़ा होगा, गलत है, जुड़ा होगा भाई। तो एक असत्य पूछा है वहाँ पे, असत्य पूछा है, ठीक है, तो असत्य ये हो जाएगा। परिसर में APM प्रणाली का प्रावधान इंडक्शन प्रस्तावित है, ये भी बात सही है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, कर रहा है, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। NMIA टर्मिनल का डिजाइन किस प्रतीक से प्रेरित है? तो आपका कमल से प्रेरित है। NMIA शहर को जोड़ने वाली प्रमुख समुद्री पुल कौन सी है? तो आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। NMIA के SPV में हिस्सेदारी इसकी कितनी है? तो आपका 74% इक्विटी है, ठीक है। परियोजना का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1160 हेक्टेयर है, ठीक है। कह रहा है किस एयरलाइन ने NMIA से ऑपरेशन के लिए अडानी एयरपोर्ट के साथ साझेदारी की? तो आकाशा एयर ने। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न 26 नवंबर 2025 को वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को कितने वर्ष के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया? कितने वर्ष के लिए महान्यायवादी नियुक्त किया गया बताइए भाई? तो आपको किया गया 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए किया गया, ठीक है। महान्यायवादी किसको बोलते हैं? महान्यायवादी, तो देखिए जो भारत के महान्यायवादी हैं, ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 76 के 1 में वर्णित है, अनुच्छेद 76 के 1 में मतलब अनुच्छेद 76 के आर्टिकल में वर्णित है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है ना, मतलब जो पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक रहता है, ठीक है सर, याद रखिएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 76 में है। अच्छा, ये जो आर वेंकटरमणी है, ये कब से है भारत के महान्यायवादी? ये है आपके जो है 2022 से है। कब से है? 2022 से है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा प्रश्न वही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए ये प्रश्न हम आपको करा भी चुके हैं, जो बिहार SI AETO वाला प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें कई बार प्रश्न आ चुका है। तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है, आप चाहे यूपी का SI का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार का SI एग्जाम दीजिए। GS ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह पूछी जाती है और सेम चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। देखिए मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो ये अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे? देखिए इसके हो जाएंगे तृतीय में सबसे
जो बड़ा नाम है, कौन सा बड़ा नाम है? मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। चलिए फिर से बार बता दे रहे हैं, देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बताइए? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। वैशाली में। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बगल में काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी आपका कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में, है ना। चलिए अब बताइए प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे ये महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे काला शोक थे। तीसरे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तीसरे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ें दिया है, आप याद करिए। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरे बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में, स्थान कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है। ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम संगीत में सुत्त एवं विनय पिटक का पाठ किसने किया था? तो इसके किए थे आनंद सुत्त उपाली विनय का। आनंद सुत्त का किए थे, उपाली विनय का किए थे। आनंद सुत्त का किए थे, उपाली विनय का किए थे। द्वितीय संगीति का प्रमुख विवाद किस विषय पे था? तो प्रमुख विवाद था विनय के 10 बिंदुओं या अनुशासन के शिथिलीकरण पे। विनय के 10 बिंदुओं या अनुशासन कर कहिए उसको, उसके शिथिलीकरण पे। द्वितीय बुद्ध संगीत के बाद संघ में कितने 2 प्रमुख समूहों का उभार माना जाता है? तो माना जाता है स्थिर थेरवाद और महासांघिक। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है क्या? बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है क्या? बताइएगा। सर्वसम्मतिवाद परंपरा को वैभाषिक कहे जाने का कारण किस ग्रंथ से जुड़ा है? तो महाविभाषा से जुड़ा है। किस ग्रंथ से जुड़ा है? महाविभाषा से जुड़ा है। इस प्रश्न का अंतर बताइए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ भाई? तो भाई तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो तालीकोटा का युद्ध होता है सन 1565 में। कब होता है? 1565 में होता है। 1565 ईस्वी में होता है। 1565 में कब? 23 जनवरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 को। किस नदी के किनारे होता है तालीकोटा युद्ध? बताइए किस नदी के किनारे होता है? तो होता है कृष्णा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कृष्णा, याद रखिएगा, कृष्णा नदी के किनारे यह तालीकोटा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है ये बता दीजिए। तो जो तालीकोटा का युद्ध होता है यह जो है बीजापुर, है ना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। देखिए बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। यहाँ की जो मुस्लिम सेना थी, यहाँ के जो मुस्लिम सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य को हराते हैं। विजयनगर साम्राज्य को हराया, ठीक है। इसमें बरार जो था, बरार शामिल नहीं था, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन कभी कभी देता है बरार शामिल था, नहीं, बरार शामिल नहीं था, ठीक है। इसको याद रखिए। तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में होता है, कृष्णा नदी के किनारे होता है ना। देखिए इस युद्ध को जो है राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तांगड़ी, है ना, तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है वहाँ एक तालीकोटा के समीप ही यह क्षेत्र पड़ता है, इसलिए उसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ओके सर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करता है तालीकोटा का युद्ध किस नदी के समीप होता है? तो वही आपका कृष्णा नदी के समीप होता है। तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर के किस वंश की प्रभुता टूटी है? तो आपका तुलु वंश की प्रभुता टूटी है। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? तो आपका पेनुकोंडा में स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है सर, याद रहेगा। चलिए अब इसको सुमेलित करना, चलिए सुमेलित करिए। कह रहा है मोपला विद्रोह, और मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पाबना विद्रोह कहाँ पे हुआ था? एका आंदोलन कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताइए। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये आपका मालाबार क्षेत्र केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मालाबार क्षेत्र केरल में हुआ था, है ना। मालाबार क्षेत्र केरल में हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1921-22 के दौरान। 1921-22 में मोपला विद्रोह था, केरल में हुआ था। पाबना विद्रोह कब हुआ था? पाबना विद्रोह और कहाँ हुआ था? तो पाबना विद्रोह हुआ था आपका बंगाल में। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, है ना, याद रहेगा। तो पाबना विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? आपका हुआ था 1873 के आसपास। कब हुआ था? 1873 के आसपास, 1873 से 76 के बीच में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक होता है एका आंदोलन। एका आंदोलन कब होता है बताइए? एका आंदोलन कब होता है? तो जो एका आंदोलन होता है ये होता है लगभग 1921-22 में, ये भी होता है ना, 1921-22 में ये भी होता है, 1921-22 में। तो अब एक आंदोलन होता कहाँ पे है? एक आंदोलन होता कहाँ पे है?
उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मतलब अवध में। उत्तर प्रदेश मतलब अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पे होता है बताइए? बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पे होता है और कब होता है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह होता है वहाँ पे बंगाल का एक स्थान था छोटा नागपुर। बंगाल का स्थान था छोटा नागपुर, वहीं पे होता है 1899 1900 के आसपास। 1899 1900 के आसपास, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक विद्रोह होता है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब होता है बताइए? तेभागा आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन होता है 1946-47 में। 1946-47 में होता है। कब कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह तो आपको पता ही है, गुजरात में। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा कि मोपला विद्रोह आपका केरल में हो जाएगा, पामना विद्रोह आपका बंगाल में हो जाएगा, एका विद्रोह एक आंदोलन अवध में हो जाएगा, मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर पठार में हो जाएगा। A1B4 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 यहाँ से मिला लीजिए, आंसर आ जाएगा। A1B4 नहीं, A1B3 है ना, A1B3 ये हो जाएगा। चलिए बाकी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। मोपला विद्रोह मालाबार केरल, पाबना विद्रोह बंगाल के पाबना में, एक आंदोलन अवध उत्तर प्रदेश में, मुंडा विद्रोह तत्कालिक बंगाल में। ये प्रश्न याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में, ठीक है। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है भाई? भारत के किन किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बताइए, बांग्लादेश से सीमा कितनी किलोमीटर की मिलती है? मिलती है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर के आसपास में यह सीमा मिलती है, ठीक है, याद रखिए। देखिए यह एक मिलती है पश्चिम बंगाल से। किससे मिलती है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से कितनी मिलती है? पश्चिम बंगाल से मिलती है आपका मान लीजिए लगभग 2216 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद और किससे मिलता है? नागालैंड से मिलता है? नहीं, नागालैंड से नहीं मिलता है, तो नागालैंड तो नहीं हो जाएगा, नागालैंड कट जाएगा, ठीक है। नागालैंड से नहीं मिलता है, नागालैंड देखिए, नागालैंड से नहीं मिलता है, तो कौन सा बचा? कौन सा बचा? मेघालय बचा, असम बचा, पश्चिम बंगाल बचा, त्रिपुरा बचा। तो ऑप्शन नंबर सी इज सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, याद रहेगा। देखिए जो मणिपुर और नागालैंड की जो सीमा है यह बांग्लादेश से नहीं मिलती है बल्कि म्यांमार से मिलती है। मणिपुर और नागालैंड की जो सीमा होती है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, किससे मिलती है? म्यांमार से मिलती है, ठीक है। देखिए ओके, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चीन की सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश, चीन की सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, इसको आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। क्या बोला मैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो आपका लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ओके सर, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ये मैप आप देखेंगे ना, अगर मैप से आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो इसलिए भारत का मैप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एकदम क्लियर बन जाएगा। नेपाल की सीमा से लगने वाले कौन से राज्य हैं? आपका उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होएगा और सिक्किम हो जाएगा। भूटान की सीमा किन भारतीय राज्यों से स्पर्श करती है? आपका सिक्किम होएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि दर्रा है और राज्य है, मिलान करना है। दर्रा और राज्य को आपको मिलान करना है। चलिए बुमला दर्रा, बुमला दर्रा कहाँ पे पड़ता है बताइए? बुमला, जिलेपला, मोलिंगला। तो बुमला पड़ता है आपका वहाँ पे ना, अरुणाचल प्रदेश में, ये तो बात सही है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में। जिलेपला कहाँ पड़ता है? जिलेपला तो आपका सिक्किम में पड़ता है। मोलिंगला आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और सिपकिला कहाँ पड़ता है? सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सिपकिला कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले नीति दर्रा कहाँ पड़ता है? नीति दर्रा बताइए, नीति दर्रा कहाँ पड़ता है? नाथुला दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, है ना, ये बताइए। तो नीति दर्रा पड़ता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। नाथुला दर्रा ये आपका पड़ता है सिक्किम में। माना दर्रा ये आपका माड़ा जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड में, है ना, याद रखेगा। जो भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग है वह सिपकिला दर्रा से ही होता है, ठीक है, सिपकिला दर्रा से ही होता है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह जिसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सीधा ऑप्शन शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र क्या है? शुक्र जो है सूर्य से निकटतम एकदम दूसरा सबसे ग्रह है।
है ना। सूर्य जो है सूर्य से बुध के बाद शुक्र ही तो आता है। यह पृथ्वी की अंदरूनी कक्षा में है, इसलिए सूर्य से अधिकतम कोणीय दूरी लगभग 45 से 47 डिग्री तक सीमित रहता है। ओके सर, याद रखिएगा। इसलिए इसका कारण है कि मुख्यतः सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आकाश में यह दिखता है। यह सूर्य चंद्रमा के बाद आकाश का तीसरा सबसे चमकीला पिंड ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश का तीसरा सबसे चमकीला पिंड ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान सब पृथ्वी के समान है। किसके समान है? पृथ्वी के समान है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। शुक्र तथा अरुण ग्रह की घूर्णन दिशा जो है अन्य ग्रहों से विपरीत क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर, बाकी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं, लेकिन शुक्र और जो अरुण ग्रह है ये आपका पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है सर। चलिए, कह रहा है कि शुक्र की सतह के अध्ययन के लिए भेजा गया सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष यान था आपका नासा का मैगेलन स्पेसक्राफ्ट 1989 से 1994, जिसने जो है राडार से विस्तृत मानचित्र बनाए थे। ओके सर। चलिए, अब आ जाता है आपका मूल विधि का भारतीय न्याय संहिता का प्रश्न। बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है? कह रहा है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? तो BNS 2023 ने किसका स्थान लिया है बताइए फटाफट। किसका स्थान लिया था? आपका लिया भारतीय दंड संहिता 1860। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पहला प्रश्न यही पूछे। भारतीय न्याय संहिता, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इजी जो क्वेश्चन, जो सब क्वेश्चन सही करे वो आप भी करिए, उसके अलावा आप डीप वाला कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 का, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। तो ये आपका ये हो गया। BNS ने किसका लिया है? तो BNS लिया है भारतीय दंड संहिता 1860 का, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया। लेकिन एक होता है BNSS 2023, BNSS 2023, यह किसका स्थान लिया है? यह स्थान लिया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है कौन? BNSS। ध्यान दीजिएगा, देखिए BNS 2023 किसका स्थान लिया है? तो आपका लिया है भारतीय दंड संहिता 1860 का। दंड प्रक्रिया संहिता, यह इसका स्थान किसने लिया है? दंड प्रक्रिया संहिता इसका स्थान किसने लिया है? इसका स्थान लिया है BNSS 2023 ने, BNSS 2023 ने। अच्छा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसका स्थान किसने लिया है? इसका स्थान लिया है BSA 2023। ये चीज़ याद रहेगा, तो ये तीनों जो कानून हैं कौन कौन से? ये वाले, ये आपके ये और ये तीनों कानून कब से लागू है ये बताइए फटाफट। तो आपका ये लागू है 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से। ये प्रश्न याद रहेगा, 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून लागू हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया 1973 का स्थान लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। और ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हैं। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू है। निष्कर्ष क्या है कि उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें। अभी तो भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS केवल भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करता है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। समय लगेगा लेकिन याद कर लेंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय साक्ष्य के नियम एवं उनकी स्वीकार्यता, साक्ष्य के नियम और उनकी स्वीकार्यता। BNS BSA तीनों प्रभावी कब होते हैं? आपका तीनों प्रभावी होते हैं 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से। BNS किस प्रकार का कानून है बताइए? BNS किस प्रकार का कानून है? आपका है मौलिक प्रकार का कानून है, मौलिक प्रकार का कानून है। BNSS का फोकस क्या है? तो BNSS का फोकस है पुलिस जांच, गिरफ्तारी, ट्रायल जैसी प्रक्रिया, पुलिस जांच, गिरफ्तारी, ट्रायल जैसी प्रक्रिया। तीनों नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिलती है? मिलती है 25 दिसंबर 2023 को, 25 दिसंबर 2023 को। ये चीज़ याद याद रखिएगा भी। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में चोरी किस धारा में परिभाषित है? इसको आपको बताइए, चोरी किस धारा में परिभाषित है? बताइए फटाफट, बताइए चोरी किस धारा में परिभाषित है? चोरी आपका हो जाएगा धारा 303, धारा 303, ठीक है। तो ये चीज़ तो याद ही रखिएगा, तीनों नए जो आपराधिक कानून
की मंजूरी कब मिलती है? 25 दिसंबर 2023 को। और लागू कब हो जाता है फिर? 1 जुलाई 2024 से। ये प्रश्न याद रखिएगा। और चोरी भाई किस में हो जाएगा? तो धारा 303 में। धारा 303, धारा 303, धारा 303। 304 क्या कहता है? 304 में स्नैचिंग हो जाएगा, स्नैचिंग। धारा 304 में क्या हो जाएगा? धारा 304 में स्नैचिंग हो जाएगा, स्नैचिंग। 305 में क्या होगा बताइए? 305 में, तो 305 में जो है, जैसे जो निवास गृह है, घर वगैरह आपका है, गृह यातायात के जो साधन है, यातायात के जो साधन है, पूजा स्थल है, पूजा स्थल है, उसके चोरी के बारे में बताता है 305। ठीक है, तो चोरी किस धारा में है? धारा 303 में। स्नैचिंग किस में है? धारा 304 में। 305 में क्या है? निवास स्थान, यातायात और के साधन और पूजा से जो पूजा जो स्थल है वहाँ से चोरी के बारे में बताता है धारा 305। ठीक है सर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा है अन्य संभावित प्रश्न। अन्य संभावित प्रश्न क्या है? कह रहा है कि चोरी की परिभाषा में चल संपत्ति क्यों जरूरी है? चोरी की परिभाषा में चल संपत्ति क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि अचल संपत्ति जैसे जमीन, यह चोरी का विषय नहीं है। चल संपत्ति ही चोरी का विषय है, अचल संपत्ति नहीं। अचल संपत्ति जमीन कैसे चुरा के ले जाएंगे? जमीन तो चुरा के नहीं ले जा सकते, इसलिए अचल संपत्ति ही चुरा सकता है, चुराया जा सकता है। तो इसलिए अचल संपत्ति ही परिभाषित है। क्या संपत्ति को हटाना भी चोरी की क्रिया मानी जाती है? हाँ, बेईमानी तरीके से या फिर बेईमानी से लेने के इरादे से संपत्ति को खिसकाना भी चोरी है। ठीक है सर, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बीएनएस 2023 का अध्याय संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहाँ समाहित है? आपका समाहित है धारा 17 में। धारा किस में है? अध्याय 17 में, अध्याय 17 में। ओके सर, याद रहेगा। बीएनएस 2023 का अध्याय संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में कहाँ समाहित है? समाहित है अध्याय 17 में। आईपीसी में चोरी की परिभाषा किस धारा में थी जिसे अब बीएनएस 2023 ने प्रतिस्थापित किया? तो आईपीसी की जो चोरी की परिभाषा थी, ये आपका आईपीसी धारा 378 में, अब बीएनएस की धारा 303 में आ गया। पहले 378 में था, अब 303 में आ गया। पहले 378 में था, अब 303 में आ गया। जो चोरी की परिभाषा है पहले 378 में था, अब 303 में आ गया। चलिए, डकैती कब मानी जाती है? डकैती तब मानी जाती है जब लूट का अपराध करने या करने का प्रयास करने वालों की संख्या कम से कम कितनी हो? तो कितनी हो भाई? कम से कम 5 हो। 5 लोग रहेंगे तब डकैती मानी जाएगी, उससे कम रहेंगे तो उसको चोरी मानी जाएगी। समझ रहे बात को? तो जो डकैती होती है यह लूट का सामूहिक रूप है, कुल मिला के समझिए, लूट का सामूहिक रूप है। ठीक है, अगर 5 से कम रहेंगे तो उसको लूट माना जाएगा, 5 से ज़्यादा रहेंगे, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा रहेंगे तो उसको डकैती माना जाएगा। ओके सर, चलिए। कह रहा है लूट कब बनती है? लूट कब बनती है बताइए? लूट जब चोरी में मृत्यु या उपहित या उसका सदोष अवरोध, तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहित या तत्काल सदोष अवरोध का भय जोड़ दिया जाए, उसको लूट बोलेंगे। चोरी और लूट में मूल अंतर क्या है? तो चोरी और लूट में मूल अंतर है कि चोरी में गुप्त बिना बल, जबकि लूट में संपत्ति छीनने के लिए बल या डर का प्रयोग। स्नैचिंग किस प्रकार का अपराध है? स्नैचिंग, स्नैचिंग किस प्रकार अपराध है बताइए? स्नैचिंग मतलब जैसे स्नैचिंग होला बलपूर्वक छीन लेना, तेजी से छीन लेना, है ना, तेजी से बलपूर्वक छीन लेना, इसको बोलेंगे स्नैचिंग। जैसे आप बाइक से पीछे से किसी महिला का चैन खींच लेते हैं, उसको बोलेंगे स्नैचिंग। ठीक है। डकैती के लिए प्रयास भी अपराध क्यों माना जाता है? तो जो प्रयास है वो भी अपराध माना जाता है। कानूनी सामूहिक हिंसा को शुरुआती चरण में ही रोकना चाहता है, इसलिए प्रयास भी दंडनीय है। एकदम सही बात है। डकैती हेतु एकत्र होना क्या है? तो एक क्या अपराध है? डकैती हेतु अगर एकत्र आप हो रहे हैं तो क्या अपराध है? बिल्कुल अपराध है, बिल्कुल अपराध है। चलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार, इसका आंसर आपको बहुत बढ़िया बताना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार यदि समन प्राप्त करने वाला व्यक्ति उचित प्रयासों के बाद भी नहीं मिलता, यदि समन प्राप्त करने वाला व्यक्ति उचित प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहा है तो वैध सेवा यानी सर्विस का सही तरीका क्या है? तो सर्विस का तरीका क्या है भाई? तो उसके किसी परिवार वालों को दे देना, उसी को बोलेंगे। समन कंपनी के निदेशक या मैनेजर को देना, नहीं, ये तो नहीं होगा। समन उसके कार्यालय अध्यक्ष को भेजना, ये भी नहीं होगा। समन की एक प्रति उसके साथ रहने वाले या किसी वयस्क पुरुष के परिवार को सदस्य को देना, हाँ ये बात एकदम सही है। समन उसके घर के बाहर चिपका देना और बिना कोई और प्रयास करने, गलत है, उसके परिवार को दे देंगे। ओके सर, चलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 की धारा 66 के कहती है कि यदि समन धारक उचित परिश्रम के बाद भी न मिले तो समन की एक प्रति उसके परिवार के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष को दी जा सकती है। सेवक परिवार के सदस्य नहीं माना जाएगा, सेवक जो नौकर वगैरह रहेंगे उसके घर में, उसको नहीं माना जाएगा, सिर्फ परिवार के सदस्य को देना जाए, मतलब देना चाहिए। विकल्प बी के अनुसार क्या कहता है? विकल्प बी उन्हें सरकारी सेवक कह रहे हैं कि अलग स्थिति है कि सरकारी सेवक होने पर समन कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से देना होता है, धारा 68 का नियम है। ओके सर, बिना अन्य प्रयास के सीधे घर पर चिपकाना सही नहीं है। यह विकल्प तभी होगा जब धारा 64, 65, 66 के तरीके विफल हों। यह धारा 67 का विषय है और न्यायालय पुष्टि यानी पुनः सेवा का आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
चलिए फिर से आ गया वही चीज़, कह रहा है कि बीएनएस 2023 में समन जब व्यक्ति न मिले वाली अवस्था किस धारा में, तो वही आ गया धारा 66 में है, धारा 66 में है ना। सरकारी सेवक को समन देने की प्रक्रिया किस धारा में, तो धारा 68 में, कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से, कार्यालय अध्यक्ष के मामले से। ओके सर, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा एक चीज़ और, समन की सेवा का प्रमाण प्रूफ ऑफ सर्विस बीएनएस 2023 के किस प्रावधान में है, किस प्रावधान में है बताइए, किस में बताइए। देखिए यह है आपका अध्याय 6 के भीतर विशेष कर 70 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक शपथ पत्र आदि के संदर्भ मिलते हैं। देखिए कॉर्पोरेट बॉडी फर्म सोसाइटी को समन देने का नियम किस में है, तो आपका है बीएनएस की धारा 65 में है। सामान्यतः समन की तामील की मूल धारा कौन सी है, तो धारा 64 है, धारा 64 है। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम, देखिए ये सब प्रश्न देखिए डरना नहीं है, सबसे पहले डरना नहीं। जीरो एफआईआर का सही अर्थ को मिला के बस सही पूछा है कि जीरो एफआईआर किसको बोलेंगे, तो जीरो एफआईआर इसको बोलेंगे कि एफआईआर केवल उसी थाने में दर्ज होगी जहाँ अपराध हुआ हो, नहीं ऐसा बात नहीं है। एफआईआर पीड़ित के निवास वाले थाने में ही दर्ज की, थाने में ही, ये भी नहीं होगा। एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती है, भले उस थाने का क्षेत्राधिकार ना हो, एकदम सही है। जीरो एफआईआर मतलब आप कहीं भी अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। किस धारा के अंतर्गत, धारा 173 के 1 के अंतर्गत, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के 1 के अंतर्गत यह कहती है कि संज्ञेय अपराध की जानकारी किसी भी थाने में दी जा सकती है, अपराध कहाँ हुआ हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसी को बोलते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर के बाद क्या होता है भाई, तो जीरो एफआईआर के बाद क्या होता है, जीरो एफआईआर के बाद होता है रिकॉर्डिंग के बाद प्रकरण को उचित क्षेत्राधिकार वाले थाने को ट्रांसफर किया जाता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मिल या फिर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से दी गई सूचना एफआईआर बन सकती है, हाँ बिल्कुल बन सकती है। यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना ली जाती है बशर्ते 3 दिन के भीतर सूचना देने वाले के द्वारा हस्ताक्षर कर पुष्टि भी हो। ओके, संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यह सिद्धांत किस केस से स्थापित हुआ, यह स्थापित होता है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये प्रश्न याद रखिएगा। संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कराना यह सिद्धांत किस केस में स्थापित होता है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह सिद्धांत स्थापित होता है। महिला पीड़िता की यौन अपराधों के मामले में जो सूचना होता है यह कौन देखता है, तो आपका देखता है संभव हो तो महिला पुलिस अधिकारी देखती है, और विशेष स्थितियों में वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो होता है उसके बयान की भी व्यवस्था कराई जा सकती है। ओके सर, चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा है अगला प्रश्न करा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का गठन किसके द्वारा होता है, इसको आपको बताना है। तो किसके द्वारा होता है भाई, तो होता है आपका केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा होता है। तो जो एनसीपीआर होता है यह एक प्रकार का वैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है, वैधानिक आयोग है ना, वैधानिक आयोग जो क्या करता है, जो है बच्चों के अधिकारों को, उनके रक्षा को, ठीक है, और उनको प्रोत्साहन के लिए काम करता है। एनपीसीआर का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए, एनपीसीआर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो एनपीसीआर का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में है। एनपीसीआर का एक संरचना क्या है, मतलब इसको संरचना मतलब उसमें, तो उसमें एनपीसीआर में एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं, और कम से कम 2 महिला सदस्य भी होते हैं एनपीसीआर में। एनपीसीआर के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो एनपीसीआर के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है, या फिर 60 वर्ष तक, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है, कह रहा है कि एनपीसीआर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका नई दिल्ली में। एनपीसीआर की संरचना क्या है, एक अध्यक्ष सदस्य जिसमें कम से कम 2 महिला सदस्य हों। एनपीसीआर के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। एनपीसीआर की जांच के समय कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, तो सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ मिलती हैं, मतलब समन का मिलता है, दस्तावेज मांगना होता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। क्या राज्यों में भी बाल अधिकार आयोग बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम 2005 में पीड़ित व्यथित व्यक्ति किसे कहा गया है, तो पीड़ित व्यथित व्यक्ति किसे कहा गया भाई, कोई भी पुरुष जो घरेलू संबंध में रह रहा हो, केवल विवाहित महिला को नहीं, वह कोई भी महिला जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है, और यह आरोप लगाती हो कि प्रत्यार्थी द्वारा उस पर घरेलू हिंसा की गई, केवल ब्रह्मचारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि पीड़ित व्यथित व्यक्ति इसे ही कहा जाए कि वह कोई भी महिला जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है, और जो है आरोप लगाती है कि प्रत्यार्थी द्वारा उस पर घरेलू हिंसा की गई है। ओके सर, ये चीज़ याद रखिएगा। यह महिला संरक्षण नियम 2005 के अनुसार बोलता है, याद रखिए 2005। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण नियम कब होता है, 2005 में। 2005 में घरेलू संबंध में किन रिश्तों को शामिल किया गया है, घरेलू संबंध में किन रिश्तों को शामिल किया गया है बताइए। तो इसमें जो है विवाह हो गया, रक्त संबंध, संयुक्त परिवार के सदस्य या दत्तक ग्रहण, विवाह जैसे संबंध में साझा घरेलू निवास में
घरेलू निवास में साथ रहना या रहा होना। घरेलू हिंसा में कौन कौन से आचरण आते हैं? घरेलू हिंसा में कौन कौन से आचरण आते हैं भाई? इसमें शारीरिक आता है, भावनात्मक आता है, मौखिक आता है, आर्थिक आता है और लैंगिक शोषण आता है। क्या अविवाहित महिला भी पीड़ित व्यक्ति हो सकती है? क्या अविवाहित महिला भी पीड़ित व्यक्ति हो सकती है? हाँ, यदि वह प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध में या रही है और जो आरोप लगाती है कि प्रत्यर्थी द्वारा उस पर घरेलू हिंसा की गई, तो बात सही है। पीड़ित महिला किस न्यायालय में आवेदन दे सकती है? तो भाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष वह अपना न्यायालय में जो है आवेदन दे सकती है। क्या पीड़ित महिला संरक्षण आदेश मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है, बिल्कुल मांग सकती है ना। क्या पीड़ित महिला रहने का आदेश रेसिडेंस ऑर्डर प्राप्त कर सकती है? बिल्कुल प्राप्त कर सकती है, बिल्कुल प्राप्त कर सकती है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट, जो पॉक्सो एक्ट है 2012 के अंतर्गत बालक बालिका किसे कहा गया है? चलिए, बालक बालिका किसे कहा है? तो कम से कम 18 से कम आयु का व्यक्ति जो हो उसे बालक या बालिका कहा गया है ना, याद रखिए। बाकी वैवाहिक जो इस दृष्टि है, मान लीजिए कह देंगे विवाह हो गया तो वैवाहिक वाला मामला इसमें मायने नहीं रखता है, ठीक है। 18 वर्ष से कम है तो लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम में वे आएंगे। मुख्य मतलब उम्र ही मुख्य मानदंड है, ठीक है। वैवाहिक से मतलब नहीं, मान लो 12 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में अगर मान लीजिए विवाह हो गया तो क्या वो पॉक्सो में नहीं आएगा? ये कौन सी बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। इसलिए क्यों है 14 वर्ष की सीमा सही नहीं है। केवल अविवाहित भी कहना भी गलत है, केवल अविवाहित भी हो, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बालक बालिका किसे कहा गया है? 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति को, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। पॉक्सो एक्ट जो 2012 है, यह कब लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह कब लागू होता है बताइए? लैंगिक अपराधों से बालकों का जो संरक्षण नियम पॉक्सो एक्ट है कब लागू होता है? आपका लागू होता है 14 नवंबर 14 नवंबर कौन दिवस मनाया जाता है बताइए? बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर 2012 से, 14 नवंबर 2012 से, ठीक है, याद रखिएगा। क्या इसके एक विशेष न्यायालय होते हैं? तो हाँ, पॉक्सो के एक न्यायालय होते हैं, पॉक्सो के एक विशेष न्यायालय होता है, ठीक है। चलिए, बाकी आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पॉक्सो अधिनियम कब लागू होता है? पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 से लागू होता है। क्या पॉक्सो में लैंगिक तटस्थ परिभाषा है? हाँ, बालक बालिका शब्द किसी भी लिंग के 18 से कम आयु के व्यक्ति पर लागू है। क्या पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पीड़ित का बयान कैसे दर्ज किया जाना चाहिए? तो पीड़ित का बयान जो है बाल मैत्रीपूर्ण माहौल में हो, संभव हो तो महिला की पुलिस के अधिकारी में हो या फिर घर के सुरक्षित स्थान पे हो। क्या पॉक्सो में मीडिया द्वारा पहचान उजागर करना अपराध है? हाँ, अपराध है, याद रखिए। पॉक्सो में जो है मीडिया द्वारा पहचान उजागर करना अपराध है। पीड़ित की पहचान प्रकाशित करना यह वर्जित होता है। ओके सर, याद रहिएगा। क्या पॉक्सो के तहत कंपाउंडिंग समझौता संभव है? नहीं, समझौता नहीं संभव है ना। ऐसे अपराध सामान्यतः गैर समझौतापूर्ण होते हैं। क्या पॉक्सो के तहत कंपाउंडिंग समझौता संभव है? एकदम नहीं संभव है, एकदम नहीं संभव है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया जा सकता है? मतलब का अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया जाता है? तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। कोई भी IAS ये भी नहीं होगा। वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे हों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, इनको जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ओके सर, देखिए इसके पहले क्या शर्त थी? इससे पहले शर्त थी कि पूर्व CGI, पहले केवल पूर्व CGI की शर्त थी, परंतु मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस पद के लिए योग्य हैं। पहले CGI को ही बनाया जाता था, क्या क्या बनाया जाता था? NHRC का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, है ना। चलिए, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। किस पर? चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति में कौन कौन होते हैं? अब भाई देखिए, चयन समिति में कौन कौन होते हैं? तो चयन समिति में आपके होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के भी नेता होते हैं, जो वर्तमान में राहुल गांधी है। अध्यक्ष आप बता सकते हैं कौन है? ओम बिरला। गृह मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है सर। देखिए, कह रहा है कि NHRC के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष की आयु जो पहले। अच्छा, ये बता दीजिए, ये तो मैं आपको बता ही नहीं, NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, GK का क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर आप इसको मान सकते हैं। NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम, राम सुब्रमण्यम, ठीक है, न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम। कब से हैं? 2024 से हैं। कब से हैं? 2024 से। कब पद ग्रहण किए थे? 2024 में, 30 दिसंबर 2024 से ये पदभार ग्रहण किए हुए हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो
तो राष्ट्रपति कौन नियुक्त किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसका स्थान लिए थे? इसके पहले कौन थे? राम सुब्रमण्यम के पहले कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा थे। कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा थे। चलिए, NHRC के पास जांच के समय कौन सी शक्तियाँ होती हैं? होती हैं आपका सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ, दस्तावेज मांगना, शपथ पर बयान, याद रखिएगा। अच्छा, क्या NHRC अपने स्तर पर स्वतः संज्ञान ले सकता है? क्या ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। हाँ, मानवाधिकार उल्लंघन पर यह स्वतः जो है संज्ञान ले सकता है। NHRC किन शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है? लोक सेवकों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन या दुष्प्रेरण, ऐसे उल्लंघन के निवारण में लोक सेवा द्वारा यह उपेक्षा के मामलों पर कार्रवाई कर सकता है। क्या राज्यों में अलग मानवाधिकार होता है? हाँ, होता है, राज्यों में भी मानवाधिकार होता है ना, राज्य स्तर पर। चलिए, अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं भाई? असेसमेंट ईयर मतलब बोलते हैं निर्धारण वर्ष। निर्धारण वर्ष की वैधानिक परिभाषा क्या है? निर्धारण वर्ष की वैधानिक परिभाषा क्या है? वह जिसमें आय अर्जित की जाती नहीं। 12 मास की वह कालावधि जो प्रति वर्ष अप्रैल माह के प्रथम दिन प्रारंभ होती है, उसको बोलेंगे निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कब से कब तक चालू होती है? जो असेसमेंट ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से शुरू होके 1 अप्रैल से शुरू होके कब से कब तक होते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होते हैं निर्धारण वर्ष। इसी को तो बोलते हैं वही ना, इसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। इसी को तो बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। हाँ, फाइनेंशियल ईयर। ओके, याद रहेगा तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे यह जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक समाप्त होती है। पिछले वर्ष में कमाई गई आय का निर्धारण, मूल्यांकन निर्धारण जो है इसी वर्ष में होता है। वित्तीय वर्ष किस अवधि का होता है? वही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है। 2025-26 किस वित्तीय वर्ष की आय का आकलन करता है? 2024-25 का। चलिए, क्या आकलन वर्ष और वित्तीय वर्ष एक ही होते हैं? नहीं, आकलन वर्ष और वित्तीय वर्ष अलग अलग होते हैं। आकलन वर्ष और वित्तीय वर्ष अलग अलग होते हैं, ठीक है। आकलन वर्ष वित्तीय वर्ष के बाद आता है। आकलन जो वर्ष होता है यह वित्तीय वर्ष के बाद आता है। देखिए, मैं आपको वहाँ पे बताया आकलन वर्ष और वित्तीय वर्ष का डेट देखने से लग रहा था कि एक ही होते हैं, बट यहाँ पे होते नहीं हैं। ये प्रश्न याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ लें तो मामला वहाँ पे गलत हो जाए, इससे बेटर है यहाँ गलत करके सही कर लीजिए। कर रिटर्न सामान्यतः किस वर्ष में दाखिल होता है? कर रिटर्न आपका वित्तीय वर्ष या आकलन वर्ष में? तो आकलन वर्ष में। जो कर रिटर्न है यानी टैक्स रिटर्न, यह सामान्यतः किस वर्ष में दाखिल होता है? आपका आकलन वर्ष में दाखिल होता है। पिछला वर्ष यानी प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं? वह वर्ष जिसमें आय अर्जित होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के 9 के तहत किस शब्द की परिभाषा देती है? तो निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर की परिभाषा देती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 का 9 जो है वह किस शब्द की परिभाषा देती है? तो निर्धारण वर्ष, वही असेसमेंट ईयर की परिभाषा देती है। चलिए, इसको बताइए। कह रहा है कि लोक सेवक के द्वारा अनुचित लाभ, पारितोषण मांगना, स्वीकारना या प्राप्त करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है और सामान्य दंड क्या है? इसका सामान्य दंड क्या है? तो वही आपका धारा 7 है, कारावास 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माना। बोर तो नहीं हो रहे हैं? करेंगे आप, पता नहीं क्या सा कानून नियम उल्लंघन है। चलिए, कोई नहीं भाई साहब, ये सब जानेंगे रहेंगे तभी ना जो है ये सही बनेंगे, तभी तो पता रहेगा कितना इतना होगा, ऐसे होगा, कितने वर्ष का कारावास होगी, कितने वर्ष का क्या होगा। अब जानेंगे नहीं तो कैसे मामला चलेगा, बताइए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1928 संशोधित 2018 में धारा 7 के जो लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ मांगने, स्वीकारने, प्राप्त करने वाले को अपराध मानती है। अनुचित लाभ का अर्थ है कि कानूनी के पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई भी लाभ या प्रलोभन। दंड इसमें क्या है कि न्यूनतम 3 वर्ष का, अधिकतम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 20 के तहत अदालत की कौन सी धारणा लगा सकती है? यदि स्वीकार, प्राप्त, ओबिडिएंट या प्राप्त करने का प्रयास किए जाने का प्रमाण हो तो माना जाएगा कि वह मोटिव रिवार्ड के लिए था, जब तक आरोपी उल्टा सिद्ध न करे। इसको आप दोबारा सुनिए इसको, तब समझ में आएगा। कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 20 के तहत अदालत की कौन सी धारणा लगा सकती है? अब इसको पढ़िए, खुद से पढ़िए, पढ़िए। यदि स्वीकार, प्राप्त, ओबिडिएंट या प्राप्त करने का प्रयास किए जाने का प्रमाण हो तो माना जाएगा कि वह मोटिव रिवार्ड के लिए था, जब तक कि आरोपी उल्टा सिद्ध न करे। समझ में आई बात? लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति। क्या रिश्वत लेने वाला भी दंडित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। धारा 8 के तहत रिश्वत लेने वाले पर भी जो है दंड का प्रावधान है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इन मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो ये सब तो हो जाएगा, विशेष न्यायाधीश करेंगे। धारा 7 के अंतर्गत मांग का महत्व क्या है? तो कई निर्णयों में मांग का महत्व जो है या फिर मांग या फिर स्वीकार सिद्ध होना, यह भी दोष सिद्धि के तहत माना गया है, अहम माना गया है। मोटर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु के संदर्भ में जो है संबंध में सही कथन कौन सा है? इसको बताइए थोड़ा सा।
कह रहा है कि 14 वर्ष सभी वाहनों के लिए नहीं, 16 वर्ष सभी वाहनों के लिए नहीं, 18 वर्ष सभी अधिकांश मोटर वाहनों के लिए। हाँ, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, चलिए। कह रहा है लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है लगभग? तो जो लर्नर लाइसेंस होती है, तो लर्नर लाइसेंस की सामान्य वैधता कितनी है? लर्नर लाइसेंस की सामान्य वैधता कितनी है? सामान्य तौर पर 6 माह। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्नर लाइसेंस रखने की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो 30 दिन होती है, और 180 दिन के भीतर ड्राइविंग टेस्ट देना उपयुक्त माना जाता है। बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है? तो 1000 रुपये का चालान होता है और जुर्माना 3 माह तक ड्राइविंग लाइसेंस से निलंबन होता है। सीट बेल्ट न लगाने पर क्या दंड है? तो सीट बेल्ट न लगाने पर दंड है भाई कि चालान या जुर्माना होगा। ड्राइवर के साथ साथ आगे की सीट और फ्रंट फेसिंग रियर सीटों पर बैठे यात्री नियम के दायरे में आते हैं सीट बेल्ट होने की स्थिति में, है ना। चलिए, अगला क्या कह रहा है कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका समेकन एवं संशोधन है? किसका समेकन एवं संशोधन है, बताइए किसका है? तो इसमें जो है आ जाएगा आपका केवल शहरी क्रिया नियंत्रण नहीं, इसमें रेवेन्यू मामला इसमें आएगा भू-धृतियों और भू राजस्व से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने। भू-धृतियों और भू राजस्व से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने की बात आती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये जो संहिता होती है यूपी रेवेन्यू कोड 2006, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, इसमें क्या होता है? इसमें जो है अलग अलग बिखरी राजस्व कानूनों को एक साथ लाने के लिए बनाई गई है। इसमें धृतियाँ, भू अभिलेख, सर्वे, निर्धारण, भू राजस्व और राजस्व न्यायालय प्रशासन की व्यवस्था शामिल है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल, एकीकृत और अद्यतन बनाना है। इसलिए किराया नियंत्रण, वन सिंचाई जैसे सीमित विषय इस संहिता का मुख्य लक्ष्य नहीं होते हैं। कुछ अन्य संभावित प्रश्न देखिए क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 के तहत राजस्व न्यायालयों का कार्य क्या है? इसका कार्य है भू राजस्व विवाद, अभिलेख सुधार और सीमांकन आदि का निपटारा करना। भू राजस्व का विवाद का निपटारा करना, अभिलेख सुधार का निपटारा करना, सीमांकन का निपटारा करना। भू अभिलेख में खसरा खतौनी को उपयोग में होता है या खेत खाते का रिकॉर्ड रखता है अधिकार और फसली विवरण रखने के लिए। सर्वे और सीमा निर्धारण क्यों आवश्यक है? आपका सीमाओं की स्पष्टता और विवाद निवारण सही अभिलेख हेतु। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। भू राजस्व लैंड रेवेन्यू का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो होता है भूमि की श्रेणी, उपज, प्रयोग और दरों के नियमों में सुधार। भूमि की श्रेणी, उपज और दरों के नियमों में सुधार से होता है। म्यूटेशन यानी कि नामांकरण का अर्थ क्या होता है? नामांतरण का अर्थ होता है कि स्वामित्व या फिर अधिकार के बदलाव को भू अभिलेख में अर्जित करना, भू अभिलेख में दर्ज करना। अभिलेख संशोधन, रिकॉर्ड करेक्शन कब मांगा जाता है? जब रिकॉर्ड में त्रुटि या गलत प्रविष्टि हो। ये चीज़ याद रखिएगा। कह रहा है उद्देशिका न्याय, जस्टिस किन आयामों की गारंटी का संकल्प व्यक्त करती है? जो उद्देशिका है, उद्देशिका क्या बोलेंगे बताइए? उद्देशिका जो है यह न्याय के किन आयामों की गारंटी का संकल्प करती है? किसका करती है भाई? तो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की न्याय का संकल्प व्यक्त करती है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका जो होती है न्याय के 3 आयाम कौन सा हो जाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है असमानताओं को घटाना, अवसरों की समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना। इसलिए केवल सामाजिक और राजनीतिक अधूरा कहना गलत होगा, है ना। चलिए, अगला क्या कह रहा है कि उद्देशिका में स्वतंत्रता किन किन से संबंधित है? जो स्वतंत्रता है आपका विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना से संबंधित है। उद्देशिका में समता किससे संबंधित? समता आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समता से संबंधित है। भाईचारा का लक्ष्य क्या है? भाईचारा का लक्ष्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ होता है कि जनता से चुनी सरकार और राज्य का सर्वोच्च पद चुनाव से हो, वंशानुक्रम से नहीं हो, वंशानुक्रम से न हो। उद्देशिका के शब्द जो है वी द पीपुल, यह क्या दर्शाते हैं? जो उद्देशिका के शब्द होते हैं वी द पीपुल, इसका मतलब होता है कि संविधान की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। जो संविधान की अंतिम शक्ति है वो आपका जनता में निहित है। क्या उद्देशिका न्यायालय द्वारा व्याख्या में सहायक होती है? हाँ, यह संवैधानिक मूल्यों और आत्मा को समझने में मार्गदर्शक है। संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा जाता है। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अनुच्छेद किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 12 आपका राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 13 का 2 क्या कहलाता है? अनुच्छेद का 2 कहता है कि 13 का 2 जो कहता है मूल अधिकारों के विरुद्ध बनाई गई प्रत्येक विधि, उल्लंघन और मात्रा तक यह जो है शून्य रहेगी। चलिए, अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि अनुच्छेद जो 15 है यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 15 है किससे संबंधित है बताइए? तो अनुच्छेद जो 15 है ये आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या निषेध बतलाता है। समानता का उल्लंघन साबित करने की सामान्य कसौटी क्या है? वर्गीकरण तर्कसंगत हो और उद्देश्य से न्यायोचित संबंध हो। क्या अनुच्छेद 14 केवल भारतीयों पर लागू है? नो,
अनुच्छेद जो 14 है, या भारतीयों पर नहीं लागू है, सिर्फ यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। क्या मैं बोल रहा हूँ? कह रहा है अनुच्छेद 14 केवल नागरिकों पे लागू है, नहीं, नागरिकों पर नहीं है, सभी व्यक्तियों पे होगा, है ना वही चीज़। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह किसके अंतर्गत आता है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। अनुच्छेद 32 में आता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है ना। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये चीज़ आपको याद ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 226 किस अदालत से संबंधित है और उसका दायरा क्या है? तो अनुच्छेद 226 आपका उच्च न्यायालय से संबंधित है और दायरा क्या है कि मूल व अन्य विधिक अधिकारों हेतु रिट जो है जारी कर सकता है। हेबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या है कि अवैध निरुद्देशित व्यक्ति की तुरंत रिहाई हो। को वारंटो रिट कब जारी होता है? को वारंटो रिट जो है किसी पद पर कानूनी योग्यता के बिना काबिज व्यक्ति को चुनौती देने हेतु। अनुच्छेद 33 का क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 33 का प्रावधान है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक, खुफिया संगठनों के लिए मूल अधिकारों में वाजिब प्रतिबंध लगाने की संसद को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 31 का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 31 का मतलब संपत्ति का मूल अधिकार से हटा दे, जो अनुच्छेद 31 है यह संपत्ति का मूल अधिकार से हटा देगा। अब जो है संपत्ति वैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 के ए में वर्णित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना मूल कर्तव्य के किस अनुच्छेद में आता है? यह मूल कर्तव्य के किस अनुच्छेद में आता है, यह आपको बताना है। यह मूल कर्तव्य के जो है 51 के ए और एच में आता है। 51 के ए एच में आता है, ठीक है। तो 51 के एच में 3 बातें हैं, कौन है? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, मानववाद है और ज्ञानार्जन और तथा सुधार की भावना का विकास करना, यह 51 के ए और एच में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन मूल कर्तव्य है किस अनुच्छेद में है? तो 51 ए के जी में है। 51 ए के जी में है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 51 के सी में है। 51 ए के सी में है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किस में है? तो यह जो है आपका 51 ए के ए में है। 51 कैपिटल ए के ए में है, ठीक है। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों की उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करना है, आपका अनुच्छेद 51 ए के जे में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अवसर देना और माता पिता का मूल कर्तव्य, यह किस अनुच्छेद में? 51 ए के में है। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 2 क्वेश्चन और बचा है, 3 क्वेश्चन बचा। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? किसके प्रति होती है भाई? तो होती है आपका लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा के प्रति होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सामूहिक जिम्मेदारी का संवैधानिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 75 के 3 में है या फिर अनुच्छेद 64 के 2 में है। तो देखिए जो अनुच्छेद का 75 आपका केंद्र में बात करता है, अनुच्छेद 164 का 2 राज्य में बात करता है। यह सामूहिक जिम्मेदारी के संवैधानिक अधिकार का यह अनुच्छेद है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अर्थ हो जाएगा किसी मंत्री की अपने जो है विभागीय कार्यों हेतु व्यक्तिगत जवाबदेही। क्या होगा? व्यक्तिगत जिम्मेदारी मतलब क्या होगा? व्यक्तिगत जवाबदेही होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? यह होता है मंत्रिपरिषद इसमें त्याग पत्र देती है सामूहिक रूप से, है ना। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति होते हैं। अनुच्छेद 164 के 2 में वर्णित है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा होता है। जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है और राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा होता है। बैठक कैबिनेट गोपनीयता में कैबिनेट सेक्रेटरी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नीतिगत परम विमर्श की एकता और गोपनीयता बनाए रखना, बाहर एक स्वर में निर्णय पेश करना, कैबिनेट जो गोपनीयता होती है उसका उद्देश्य होता है कि नीतिगत विमर्श की एकता और गोपनीयता को बनाए रखना और बाहर एक स्वर में निर्णय पेश करना। संसद के सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है उसको बोलते हैं सत्रांतर। सत्र के बीच में जो अंतर होता है वह कितना हो सकता है? कितने माह का हो सकता है? आपका 6 माह का हो सकता है। कितने माह का हो सकता है? 6 माह का हो सकता है, यानी 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 में वर्णित है, याद रखिएगा, ठीक है। और संसद के नियमित रूप से बैठकर सरकार को जवाबदेह रखे, यह भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में कोरम क्या है? कोरम, लोकसभा में कोरम किसको बोलेंगे? तो कोरम बोलते हैं कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, यानी 10%, 1/10वां हिस्सा, ठीक है। कोरम कुल सदस्य का 1/10वां हिस्सा, 1/10 यानी 10%। मनी बिल कहाँ प्रस्तुत होता है बताइए? मनी बिल कहाँ प्रस्तुत होता है? मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा के 14 दिन के भीतर सिफारिशें इसमें दी सकती हैं। लोकसभा सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रपति संसद से संबोधन किस अवसर पर करते हैं? राष्ट्रपति जो है संसद से संबोधन किस वर्ष करते हैं? तो हर वर्ष के पहले सत्र में, हर वर्ष, एवरी ईयर, हर वर्ष के पहले सत्र के शुरुआत में करते हैं और नए लोकसभा के प्रथम सत्र में करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है।
देखिए वही चीज़ कह रहा है कि हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में और नए लोकसभा के प्रथम सत्र में सुप्रीम कोर्ट की आकस्मिक अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की आकस्मिक अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का दायरा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका दायरा है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच राज्यों के परस्पर विवाद या सीमा की सुनवाई करना, यह होता है सुप्रीम कोर्ट की आकस्मिक अधिकारिता का दायरा। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या राज्यों के परस्पर विवाद, सीमा आदि की सुनवाई करना, यह सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक अधिकारिता के दायरे के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। यह जो है आपका जो है अनुच्छेद 131 होता है, एक अनुच्छेद 131 तहत यह जो है आरंभिक अधिकारिता है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, हाँ, अनुच्छेद 131 के तहत आरंभिक अधिकारिता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और एक जो है किसी राज्य या राज्यों के दूसरी ओर एक या अन्य राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, आपस में बीच में सीमा विवाद होता है, उसके यह अधिकारिता में आता है, उसके अधिकार में आता है कि यह निर्णय लेगा। भ्रष्टाचार से संबंधित रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता नहीं है। चुनाव याचिकाएं सामान्यतः जो है उच्च न्यायालयों में होती है। राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद जो होता है, इसका जो मुख्य मतलब जो विशेष प्रावधान है आपका अनुच्छेद 71 में वर्णित है। अन्य प्रश्न क्या कर रहा है? अन्य प्रश्न कर रहा है अनुच्छेद 131 लागू होने की मूल शर्त क्या है? मूल शर्त यह है कि वही पक्षकार भारत सरकार राज्य हो या फिर राज्यों के मध्य हो और विवाद कानूनी अधिकार से संबंधित हो। अनुच्छेद 32 किस प्रकार की अधिकारिता देता है? आपका रिट अधिकारिता देता है। कैसा देता है? रिट अधिकार देता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद कहाँ सुनवाई होते हैं? इसके सुनवाई होते हैं अनुच्छेद 71 में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अनुच्छेद 136 क्या है? अनुच्छेद 136 है सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति, अपील, एसएलपी की विवेकाधीन शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति के परामर्श अधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन से संबंधित है। अनुच्छेद 139 का एक क्या प्रावधान करता है? 139 का एक जो है सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के बीच मुकदमों का स्थानांतरण, ट्रांसफर संबंधी कार्य करता है, ठीक है सर, ये चीज़ याद रखें। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है मूल विधि एवं संविधान कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अगर आप कहेंगे तो मैं मैथ और रीजनिंग भी आपको करा ही दूंगा, ठीक है सर। कैसा लगा जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच जो आप इतनी देर तक बने रहे, है ना। चलिए बाय।